नमस्कार, मैं हूं रीनू। फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 PM में आपका स्वागत है। फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 PM में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। साथ ही हम उन खबरों की भी पड़ताल करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे जुड़ी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 PM। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इंदौर देवास नाका पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फाइबर फैक्ट्री ये है जहां पर आग लगी है और भीषण आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आप ये देखिए कि देखते ही देखते आग फैल गई और आग भड़क गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी है। लोगों में डर का माहौल भी है कि यदि आग बढ़ जाएगी तो इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं आग को बुझाने की कोशिश, और धुएं का जो काला गुबार उठ रहा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है और इसे बुझा पाने के लिए दमकल विभाग के भी पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। तो काफी वक्त भी हो चुका है, तकरीबन घंटा भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये आग फैली हुई है और इसे बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए इससे शुरू करेंगे, संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? हम देख पा रहे हैं कि आग बहुत ही भीषण है और अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। इंदौर के लसूड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर देवास नाके के लसूड़ी अमोरी में भीषण आग लगी है। फाइबर की फैक्ट्री है, इसी के पास में स्थित केमिकल का एक गोडाउन है। उसी के ठीक पास में एक गाड़ियों का सर्विस सेंटर है जिसमें 50 से अधिक गाड़ियां खड़ी है। वहीं जो दूसरा गोडाउन है वहां पर 100 से अधिक बताया जा रहा है कि जो ड्रम है उसमें केमिकल रखा हुआ है। जिस जगह आग लगी उसके ठीक पीछे जो है वो चॉकलेट की फैक्ट्री है। और अब तस्वीरों में देखिए कि आग ने कितना विकराल रूप ले रखा है। लगभग 1.5 घंटे से अधिक का जो वक्त है वो गुजर चुका है और आग का जो धुएं का जो गुबार है वो लगातार जारी है। कई किलोमीटर दूर तक ये आग का जो धुआं है वो देखा जा रहा है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि आग को बुझाया जा सके। चारों तरफ से पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। और अब जी रीनू, इसके साथ अब तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो पिछला हिस्सा है वहां से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ये अब फैक्ट्री की दीवार तोड़ी गई है जेसीबी के माध्यम से, जो कि शुरू में ही मैंने ये कहा था कि दीवार तोड़ने की आवश्यकता होगी। अब दीवार को तोड़ने के बाद दमकल की टीम जो है पानी का छिड़काव कर रही है और 20 से अधिक जो पानी के टैंकर हैं ये शुरुआती वक्त में फायर एसपी ने बताया था कि अब तक पानी का छिड़काव हो चुका है। अब जो धुआं है उसका जो काला गुबार है वो कई किलोमीटर दूर से आसानी से देखा जा रहा है। अब अफरा तफरी का माहौल है। जहां पर ये आग की लपटें नजर आ रही हैं वहां आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि जो आसपास का जो दूर का जो रहवासी इलाका है उन लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने अपने मकानों की चिंता कर रहे हैं। ये कई किलोमीटर दूर से आग नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भय का वातावरण बना हुआ है। लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि आग पर नियंत्रण कर लिया जाए। हर संभव प्रयास यही किए जा रहे हैं। अब तमाशबीन जो लोग हैं उन्हें भी पुलिस यहाँ से डंडे फटकार कर भगा रही है। यहाँ जिस जगह ये आग लगी है उसके आसपास का जो धुआं है उस धुएं ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सूरज को ढक लिया है। ये और जो तस्वीरों में नजर आ रही है ये भी एक फैक्ट्री है जो कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर है। यहाँ तक आग का धुआं नजर आ रहा है और अब इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया चूंकि यहाँ पर अब आसानी से सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है और इसीलिए पूरे इलाके को खाली किया गया। अब से कुछ देर पहले कुछ लोग यहाँ भागते हुए आए। उन्हें चिंता थी कि उनके घरों में तो ये आग नहीं पहुंची। हालांकि पुलिस ने रोकने का उन्हें प्रयास किया लेकिन भय का वातावरण लगातार बना हुआ है। अब ये आग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दमकल जाहिर सी बात है कि डर का माहौल होगा, आसपास लोग रहते हैं। विकास, आप लगातार नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लोगों में डर का माहौल है, भागते हुए भी आपने लोगों को देखा है। हालांकि 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इलाके में दूर से ही, कई किलोमीटर दूर से ही समझा जा सकता है, दिखाई दे रहा है कि भीषण आगजनी हुई है। और अब रायपुर से खबर है जहां नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी नेता की हत्या पर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया। 1 महीने में तीसरे भाजपा नेता की हत्या हुई। हत्या के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। ये हत्या मिली भगत है। रमन सिंह का ये बयान, कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार फेल है, रमन सिंह ने ये बयान दिया है।
तो नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत गर्म हो गई है और आप ये देखिए कि बीजेपी नेता की हत्या पर रमन सिंह ने बयान दिया है कि एक महीने में तीसरे भाजपा नेता की हत्या हुई। हत्या के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, हम सीधे रुख करेंगे। आप छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, अब नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या हुई, काफी दुखद ही पूरा घटनाक्रम रहा और इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। रमन सिंह ने बयान दिया है कि हत्या के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, ये हत्या मिली भगत है। देखिए, जैसे ही कल नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या हुई, नारायणपुर के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की, उसके बाद से बस्तर की सियासी फिजा एक बार फिर से वहां पर अशांत हो गई है। गहमा गहमी पहले से है क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा पहले से जो प्रस्तावित था वो हो ही रहा था और उनके आने के ठीक एक दिन पहले रात में जब ये गोली मारकर हत्या की जाती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा आरोप यहाँ पर सियासी तौर पे लगाया और कहा कि मिली भगत है और इस हत्या के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। उनका कहना है बीजेपी नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये डॉक्टर रमन सिंह का यहाँ पर सीधा सीधा बयान था। उन्होंने कहा कि एक महीने में ये तीसरे बीजेपी नेता की हत्या है और कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से उन्होंने फेल बताया है। और जेपी नड्डा नारायणपुर जा भी रहे अपने उनके दौरे में चेंजेस करने के बाद। अब जेपी नड्डा नारायणपुर जाएंगे, थोड़ी देर में रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा और यहाँ से पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ वो जगदलपुर की ओर रवाना होंगे। तो आप समझ सकते हैं इस साल में भाजपा नेता की हत्या होना और जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा प्रस्तावित हो तो निश्चित रूप से सियासत पूरी तरह से गर्मा रही है और डॉक्टर रमन सिंह का यह बयान और भी इस माहौल को गरमाएगा, सियासी भूचाल यहाँ पर लाएगा। मिली भगत का एक बहुत बड़ा आरोप डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया। जी बिल्कुल, और ये जो आरोप लगाए ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि अभिषेक जी अक्सर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहती आ रही है कि जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है नक्सली बैकफुट पर हैं और बस्तर में अमन चैन शांति है। सभी को मालूम है कि यदि छत्तीसगढ़ में आपको दोबारा राजनीति में कायम होना है तो बस्तर के द्वार खुलने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बाद इस तरीके की राजनीति हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, बस्तर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा वहां पर जीरो पर है, एक भी सीट भाजपा की वहां पर नहीं है। भाजपा इसलिए लगातार बस्तर पे फोकस किए हुए है, मिशन बस्तर पे भाजपा है। भाजपा के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी इसी एंगल से देखा जा सकता है। ऐसे में जब हत्या वाला माहौल होता है तो निश्चित तौर पर सियासत गरमाएगी और जेपी नड्डा जब नारायणपुर पहुंचेंगे कार्यकर्ता के यहाँ तो अपने आप में एक बड़ी सियासत यहाँ पर होगी और मुझे लगता है कि ये बयानों की शुरुआत है यहाँ पर पूर्व किया है, इस पर और आगे बयानों की झड़ी लगेगी और ये तय। जी अभिषेक जी, हालांकि सुबह से ही लगातार बात हो रही है, कांग्रेस के पक्ष को भी जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी दुख व्यक्त किया इस पूरे घटनाक्रम पर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और जाहिर सी बात है कि जो घटनाक्रम हुआ है काफी दुखद है। जिस तरीके से नक्सलियों ने कायराना करतूत की है एक बार फिर से, उसके बाद सवाल तो खड़े होते हैं लेकिन सीधे तौर पर सरकार की मिली भगत का आरोप, क्योंकि जिस तरीके से कोट किया जा रहा है बिना नाम लिए, कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश है इसमें। बिल्कुल सीधी तौर पे देखिए, चुनावी साल है और बड़े अब जो नेताओं के बोल हैं बड़े तीखे हो गए हैं और आरोप भी अब तीखे होते चले जाएंगे। जो बातें पहले इशारों में कही जाती थी या जिनको नहीं कहा जाता था वो खुलकर नेता बयानों के तौर पर बोलने लगे हैं और डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी बिल्कुल इसी तर्ज पर, इसी तौर पर देखा जाना चाहिए। बस्तर जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस सभी जी होंगे। कांग्रेस ने दुख जताया है इस पूरे घटनाक्रम पर और कांग्रेस का भी जवाब इस पर जरूर आएगा और कांग्रेस बीजेपी पर या बीजेपी के पिछले 15 सालों पर बहुत सारे सवालों को खड़ी कर रही है और मुझे लगता है जवाब बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं अब इस पर कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस के पक्ष से भी जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि पूरा घटनाक्रम बहुत ही दुखद है और जिस तरीके से नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बस्तर प्रवास है, लोकसभा संपर्क अभियान के तहत उनका बस्तर लोकसभा में प्रवास निर्धारित था और आज वहाँ पे जाके वहाँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद
कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ फिर नारायणपुर जाएंगे जहां सागर साहू की निर्मम हत्या हुई है। और ये लगातार बस्तर में घटनाओं का दौर चल रहा है। एक महीने में तीसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हो गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जगदलपुर बुधराम करताम की हत्या हुई, फिर उसूर ब्लॉक के बीजापुर के नीलकंठ कक्केम की और उसके बाद नारायणपुर जिले के सागर साहू। इस प्रकार पूरी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार असफल रही है इस प्रकार की घटना को रोक रहे हैं। बीजेपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कौन टारगेट बना रहा है, कुछ आप लोग इस कहीं न कहीं मिली भगत। कोई जांच की मांग करेंगे? जांच की मांग तो नहीं, मगर इस प्रकार की घटना रोकी जाए। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पिछले चुनाव में बस्तर में मिली करारी हार और सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर पहुंच रहे हैं और बस्तर में पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा हो रहा है। जेपी नड्डा जगदलपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा मां दंतेश्वरी की भी पूजा अर्चना करेंगे और बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता बस्तर में हैं। इधर नड्डा के दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का दावा है कि नड्डा की रैली ऐतिहासिक होगी और पार्टी 2023 के चुनाव में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस का रिएक्शन आया कि छत्तीसगढ़ में अगर किसी का जादू चलेगा तो वो सिर्फ भूपेश बघेल का चलेगा। पहुंचेंगे और सीधे वे मां दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो पार्टी कार्यालय में जाकर कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद जेपी नड्डा सीधे लालबाग पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के द्वारा बताया गया है कि जेपी नड्डा यहां से सीधे वो नारायणपुर जाएंगे। कल जो भाजपा के नेता की हत्या हो गई थी उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे। ढोल नगाड़े स्वागत सत्कार में को सभी को रद्द कर दिया गया है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर के बाद नारायणपुर भी जाएंगे, जहां वे नक्सलियों की गोली के शिकार हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बता दें कि कल नारायणपुर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू के नक्सलियों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। छोटे डूंगर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर हुए इस वारदात से सनसनी फैल गई है। नारायणपुर के संवेदनशील इलाके छोटे डोंगर में कल नक्सलियों ने कायराना हरकत की और एक भाजपा नेता को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण की वेशभूषा में नक्सलियों की स्मॉल एक्शन की टीम वहां पर पहुंची और घर में टीवी देख रहे भाजपा नेता सागर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। सागर साहू को जिस समय गोली मारी गई वो काफी गंभीर हालत में घायल थे। सागर साहू जो हैं वो उनका क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ थी। संवेदनशील इलाकों में काफी लगातार वो दौरा करते थे और कई बार नक्सलियों ने उन्हें चेतावनी भी दी। भाजपा नेता की हत्या की ठीक 2 दिन पहले इसी तरीके से बीजापुर में नक्सलियों ने एक भाजपा नेता की हत्या की थी। तो लगातार नक्सली जो हैं भाजपा नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें लक्ष्य बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। फिर एक बार अपनी नई पुरानी रणनीति को अपनाते हुए स्मॉल एक्शन टीम को सामने ले आया है। तो अब देखते हैं कि इस स्मॉल एक्शन टीम पर से कैसे पार पाती है सुरक्षा एजेंसियां। न्यूज 18 के लिए नारायणपुर से विवेक श्रीवास्तव। सरगुजा जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दबंगई से वन भूमि हो या शासकीय भूमि, कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अंबिकापुर के हर्रा टीकर में महिला वन कर्मचारी को जेसीबी से कुचलने की कोशिश हुई। वन भूमि पर अवैध खुदाई की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की महिला कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया। भूमाफिया ने महिला वन कर्मचारी को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की। दस्तावेज मांगने पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। पुलिस के पहुंचने पर जेसीबी का ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। जिले में इन दिनों भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दबंगाई से शासकीय भूमि हो या वन भूमि, कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हर्रा टिकरा ग्राम पंचायत में देखने को मिला, जहां
जेसीबी मशीन लगाकर भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। वन भूमि होने की वजह से स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर महिला वन कर्मी जब पहुंची तो उस जेसीबी चालक से इस जमीन की खुदाई कर रहे दस्तावेज को मांगा, लेकिन दस्तावेज न देकर के उस महिला वन कर्मी पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई। किसी तरह जान बचाकर वह महिला कर्मी वहां से भागी और स्थानीय लोगों की मदद लेकर जब दोबारा वहां पहुंची तो वाहन चालक देख करके फरार हो गया। फिलहाल महिला जो वन कर्मी है वो मणिपुर चौकी में इसकी शिकायत की है और अभी जेसीबी को जब्त कर लिया है। देखना होगा कि किस तरह से इन जमीन माफियाओं पर वन विभाग जो है अंकुश लगा पाती है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। बिलासपुर में एक मासूम के इलाज में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहां इलाज के दौरान भर्ती हुई एक बच्ची के हाथ में इंफेक्शन फैल गया। अब बच्चे के हाथ काटने की नौबत आ गई है। परिजनों ने सीएमएचओ को लिखित शिकायत की है और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्ची जो कि 5 साल की है उसकी जिंदगी पर बनाई है। दरअसल 20 जनवरी को मुंगेली से एक परिजन जो है अपनी बच्ची को लेकर के पैर में तकलीफ थी और उसे लेकर के बिलासपुर के शिशु भवन अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर बच्ची को भर्ती कराया था। करीब 1 हफ्ते तक बच्ची का इलाज चलता रहा और परिजनों का आरोप है कि बच्ची को जो निडिल लगाई गई हाथ में, उसके चलते उसके हाथ में इन्फेक्शन हुआ और अब नौबत ये आ गई कि बच्ची के हाथ काटने की स्थिति बन गई है। दरअसल इस मामले का पूरा खुलासा तब हुआ जब 5 दिनों तक बच्ची का इन्फेक्शन होता रहा और उसके बाद अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए जो अस्पताल प्रबंधन है उनके द्वारा 30 जनवरी को एक रिफर लेटर बना करके रायपुर एम्स के लिए रिफर कर दिया गया। जब परिजन वहां पर जांच कराने पहुंचे तब इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची के हाथ में इन्फेक्शन हुआ है और उसके चलते हाथ उसका काटना पड़ेगा। यानी इलाज किसी और चीज़ का कराने पहुंचे थे और अब दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसे में परिजनों ने सीएमएचओ को एक लिखित पत्र भेजा है जिसमें शिकायत की गई है अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के बारे में और परिजनों के द्वारा ये मांग की गई है कि अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और जो मौजूद कर्मचारी हैं जिन्होंने इलाज किया था उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और यही वजह है कि बच्ची की ज़िंदगी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे मामले पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो परिजनों ने की है। जानकारी के मुताबिक ये पत्र सीएमएचओ के पास पहुंचा है और सीएमएचओ जल्द ही एक टीम जो है अस्पताल भेजने वाले हैं पूरे मामले की जांच करने के लिए। परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और सहायक शिक्षक संघ का आंदोलन तेज हो गया है। रायपुर में आज 5 संभाग से शिक्षक जुट रहे हैं और सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से पंडाल हटाने से शिक्षक भड़क गए हैं और अब शिक्षक नया रायपुर के धरना स्थल पर इकट्ठा होंगे और आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर लगातार सहायक शिक्षक धरना दे रहे हैं और इस बार धरना स्थल की जो जगह है वो बदलकर बूढ़ा तालाब से माना तूता कर दी गई है और इसी को लेकर जो शिक्षक हैं उनमें जमकर नाराजगी है और उनका कहना है कि ऐसा करके उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर वो सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंच पाए थे। आज फिर वो मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इन सहायक शिक्षकों का कहना है कि जानबूझकर जो माना तूता है वहां पर धरना स्थल किया गया ताकि जो कर्मचारी हैं उनकी आवाज यहां तक न पहुंच पाए, उनकी आवाज को दबाया जा सके। उनका कहना है कि लेकिन वो इसको नहीं मानेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। देखना यह है कि क्या कर्मचारी जो सहायक शिक्षक है वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रख पाते हैं। हालांकि नया रायपुर से सीएम हाउस तक पहुंचने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जाहिर तौर पर उन्हें रास्ते में रोक भी दिया जाएगा और इस घेराव को लेकर, सीएम हाउस को घेराव को लेकर देखते हुए सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है ताकि जो सहायक शिक्षक है वो यहां तक न पहुंच पाए। सहायक शिक्षकों का कहना है कि वो अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और ऐसे में जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे। चुनावी साल है और जाहिर तौर पर अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि सरकार इन धरना प्रदर्शन को लेकर या घेराव को लेकर किस तरह की रणनीति अपना पाती है और क्या उनसे बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल पाती है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
30 जनवरी से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन होने जा रहा है। भोपाल के बोट क्लब पर शाम 6:30 बजे रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ इस आयोजन का समापन होगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री मंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी, तो वहीं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित ओलंपियन शूटर गगन नारंग भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। समापन कार्यक्रम के पहले सीएम शिवराज शाम 5:30 बजे विजेता खिलाड़ियों को चैंपियन बस में बैठाकर मुख्यमंत्री निवास से बोट क्लब तक भव्य रैली निकालकर उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कुल 11 स्थानों पर आयोजित किया गया। 13 दिनों तक चले इस अलग अलग खेलों में पदक सूची में महाराष्ट्र 133 पदकों के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 98 मेडल लेकर हरियाणा और तीसरे नंबर पर 92 मेडल लेकर मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। 13 दिनों तक 9 अलग अलग शहरों में 27,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जी जान लगाई और मध्य प्रदेश 92 मेडल्स के साथ पदक तालिका में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र पहले और हरियाणा दूसरे नंबर पर है। विजेता खिलाड़ी चैंपियन बस में बैठकर मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकादमी तक पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान चैंपियन बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और यहां पर विजेता खिलाड़ियों और टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं रंगारंग प्रस्तुतियां भी शाम 6 बजे इस समापन कार्यक्रम में होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि मध्य प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश का प्रदर्शन रहा वो बेहद ही बेहतरीन प्रदर्शन है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को फिर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का मौका मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।